बक्से बोरियों ने नुकसान किया शहर का। हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। बाकी जो आपने बात की कराची को वफाक के हवाले कर दो, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये डिमांड की ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब का 2019-20 का अपना स्टेटमेंट है। वो एक टीवी चैनल के टॉक शो पे थे 92 न्यूज़ के, और उस ज़माने में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चक्कर में थे किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को डिफीट तो नहीं कर सकते, तो क्यों ना कराची को वफाक टेक ओवर कर लें। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद कहा कि आज MQM वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो वो कहती है कराची को वफाक के हवाले कर दो। कल वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी तो क्या वापस हो जाएगा? और उनके अल्फाज से लॉलीपॉप से मामला हल नहीं होते। तो आज ऐसा क्या हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो 2019-20 में ये कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। ये जो हम उसूल को ज़ातियात पर बेस करके अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं ना, ये गलत है। मेरा ये मानना है कि वफाकी हुकूमत के तहत स्टील मिल चलती थी, क्या आज चल रही है? PIA चलती थी, क्या आज चल रही है? रेलवेज चलती थी, क्या आज चल रही है? आज ये सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं चला पा रहे थे। तो कल को किसी ने ये भी कहा कि कराची को प्राइवेटाइज कर दो, तो फिर क्या प्राइवेटाइज कर देंगे? जो मामलात हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त एक ताकतवर पोजीशन पे हैं। मैं मुस्तफ़ा भाई को कहूँगा, वफाकी वज़ीर सेहत हैं, आइए कराची शहर में हस्पताल अनाउंस करें, नर्सिंग स्कूल अनाउंस करें, नर्सिंग कॉलेज अनाउंस करें, फार्मेसी के इदारे इस्टेब्लिश करें जो PMDC, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल के तहत वो रेगुलेट करते हैं। तो क्यों ना कराची वालों की बेहतरी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़े। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी को अप्रिशिएट करूँगा एक बात पे कि वो कराची में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मुस्तफ़ा भाई भी ये चीज़ कर लें। तो चीज़ें तोड़ के ना कभी भी मसाइल हल नहीं होते। दिलों को जोड़ें, लोगों को मिलाएं, काम करें, ताकि आने वाला वक्त लोगों के लिए अच्छा हो। बाकी सियासी बयानबाजी MKM के दोस्त करते रहते हैं, जमाती भी करते रहते हैं, वो करते रहें, होती रहेगी। सोहेल भाई वाला कर लूँ, पिछली बार नहीं हुआ था। सोहेल भाई ये कर लूँ, ये 35 साल पहले गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 200 के करीब गैर कानूनी दुकानें बनाने की निशानदेही कर दी थी। अगर उस वक्त की इंतजामिया या उस वक्त जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, अगर वो उसी वक्त इस पर एक्शन ले लेती तो इतना बड़ा सानिया आज हम लोग आप लोग नहीं देख रहे होते। तो आप क्या समझते हैं वहाँ पे लैकिंग क्यों हुई और किस वजह से ये सारे महरक़ात जो है, अब जब इसकी तहकीकात होंगी ना, इसको देखा जाएगा। लेकिन आपका बात दुरुस्त है कि मैंने कागजात में देखा है कि गुल प्लाजा की अपनी कमेटी ने गालिबन 1992 में ख़त लिखा उस वक्त के कमिश्नर को कि गैर कानूनी तामीरात बेसमेंट के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट ख़त्म करके, रोशनदान ख़त्म करके गुल प्लाजा में की जा रही है। उस ज़माने में जो कोई भी इक़्तिदार में था, बराजमान था, मैं नाम अगर लूँगा तो फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, तो मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन आप सबको पता है कि किसकी तूती बोलती थी उस ज़माने में। तो शवाहिद हैं, वो डॉक्यूमेंट सबके सामने वो आ जाएंगे। मेरा यह मानना है कि अगर उस वक्त कार्रवाई कर ली जाती तो शायद हम इन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते थे। चलें उस वक्त नहीं की, आज कार्रवाई स्टार्ट करें, और जब मौजूदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कार्रवाई करे या KMC कार्रवाई करे तो उसके ऊपर सियासी रशाकशी स्टार्ट ना करें, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो फिर आ जाएंगे ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए, तो इनसे मामला हल नहीं होते। जी पूछिए बेटा। आयशा कैसी हो? तुम्हारा नाम भी मुझे याद हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। डन डन, ये ताली मारो मुझसे, ये मेरा वादा है। ऐसे पार्क बना के दिए ना, इसके अतराफ की गलियां भी मैं बना के दूंगा। डन डन डन। आयशा नाम है ना तुम्हारा? ज़यान है। हाँ तो देखो, भूलता नहीं हूँ मैं, याद है मुझे। थैंक यू, शुक्रिया। जी सर। यार जो दावे करते हैं उनसे पूछें। मैं तो आज से नहीं, बड़े अरसे से नाला हूँ इस चीज़ के ऊपर कि
हम सबको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं केएमसी में कोशिश कर रहा हूँ, वज़ीर बल्दियात केडीए में कोशिश कर रहे हैं। अगर हर टाउन भी इसी तरीके से काम करेगा तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त शहर कराची के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसलिए दावों से बाहर निकलें, काम की तरफ आ जाए, तो इंशाअल्लाह जैसे बच्ची ने सवाल पूछा ना, तो आई थिंक सवाल का जवाब हम सब देने में कामयाब हो पाएंगे। डन जी जी। देखिए मेरी बहन, मजाक तो मेरे ख्याल में आजकल हर किसी का उड़ता है। मजाक उड़ाने से मसाइल तो हल नहीं होते। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, सानहे को सानहे के तौर पर लेना चाहिए। और अगर सानहे की आड़ में सियासत की जाएगी, बयानबाजी की जाएगी, तो क्या वो चीज़ अप्रोप्रिएट है? मेरे हिसाब से वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बहैसियत सियासी कारकुन के, मेरे लिए सबसे आसान काम है मैं इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दूं। मैं कह दूं, नहीं 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 मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ, मैं, बड़ा आसान है। मैं कह दूं यार ये लापरवाही फलां की है, अगर ये होता तो ये हो जाता। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा जी हमारा टारगेट है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, और सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद जो लोग मिसिंग हैं उनको रेस्क्यू करना। जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि जो फायरमैन है ना, ये लेट आए थे। मुझे बताइए, जो शख्स अपनी जान पर खेल कर, अपने बच्चों का सोचे बगैर, अपने माँ बाप का सोचे बगैर आग के अंदर कूद रहा है, उसको मैं इस तरह की बात करूंगा तो उसके हौसले जो हैं वो बुलंद होंगे, या हौसला अफजाई होगी, या हौसला शिकनी होगी? जिन फायर फाइटर्स ने अपने कांधों पर अपने शहीद साथी का जनाजा उठाया हो, मैं उनको ये कहूँ कि तुम लोगों ने काम नहीं किया, क्या मैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ? मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, और हमारे शहर में ये रिवायत होती जा रही है कि जब सानिया होता है सियासत शुरू हो जाती है। तो जब इल्ज़ाम लगाएंगे फिर जवाब में इल्ज़ाम आएंगे। बहुत बेहतर होता कि उस वक्त हर किसी को ये सोचना चाहिए था कि आए कैसे उस प्रोसेस को आसान बना के लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानी में इजाफा होता है। मैं फिर कहता हूँ, मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ गलती है, कोताही है, उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये जो तरीक़ेकार हो गया ना कि इल्ज़ाम लगाते रहो, इल्ज़ाम लगाते रहो, जो शख्स मेहनत भी कर रहा है उसको आप अंडरमाइन करो, मैं समझता हूँ ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं। और आप यकीन जाने, मेरे फायर फाइटर से गुफ्तगू हुई, मैं रोज़ जाता था और उनके हौसले सिर्फ बुलंद करता था। मैंने कहा बेटा लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे साथ है। तो हम आज की इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उसका भी जिक्र है कि उसके अंदर जो गुल प्लाजा का ऑक्यूपेंट था ना, मैनेजमेंट कमेटी, उसको भी नोटिस गया था। इसका फायर सेफ्टी ऑडिट 2023 में भी हुआ था। वो तमाम चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं, और रिपोर्ट के अंदर जब अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो तमाम चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी। ये कर क्या जी। आपको क्या इन दोनों वाक़यात में कोई डिफरेंस नज़र आता है, या आपको लगता है कि ऐसे वाक़यात में सिर्फ हुकूमत को दानिस्ता ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है? मेरे ख्याल में आप खुद इसका जवाब मुझसे बेहतर दे सकते हैं। लाहौर में जो हुआ अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत है, लेकिन आपने कोई मेरी तरफ से, ये मेरी सियासी जमात की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट देखा जिस तरह के स्टेटमेंट मेरे खिलाफ चला दिए जाते हैं? क्या आपने बड़े एहतराम के साथ, वो टीवी चैनल मेरे पीछे पड़ा हुआ है इस वक्त, है कोई टीवी चैनल वाला बंदा है वो है वे? हाँ, चलाना ज़रा, उनको दिखाना, उनके मालिकान को भी दिखाना, बोलो मैं डरने वाला नहीं हूँ।
स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, कल एसी की सरबराही में इमारतों का ऑडिट हो रहा था, जिसमें 1112 भी थी, केएमसी का अमला भी था। तो जब उस टीवी चैनल के दफ्तर में गए ना, लोगों को रोका गया, सरकार को रोका गया कि तुम लोग कैसे कर सकते हो। जिस दिन कहोगे वीडियो भी दे दूंगा कि मैं स्पेशल ट्रांसमिशन करूं उस पर। तो खुदारा टीवी चैनल का काम जो है ना, वो टीवी चैनल वाला काम है, वो टीवी चैनल वाला काम करे, अपने आप को रियासत ना समझे। और अगर उनको लगता है कि इस तरह की खबरें चला के मुझे पीछे कर देंगे या मुझे रोक देंगे कि मैं ये शहरियों के मसाइल हल ना करूं और जो मामलात पुराने चल रहे तो उसी तरीके से चलते रहें, ऐसा नहीं होगा। और मैं बता दूं, देखें, गलती करूं पकड़ो, लेकिन ये जो दानिस्ता तौर पर बार बार मखसूस लोग किसी एंगल के साथ, एजेंडे के साथ चल रहे हैं ना, मैं एहतराम किया, मुझे पता है अभी रात को 11 बजे शो करेगा वो आदमी और मेरे बारे में कहेगा, कह दो यार, तुम्हारी फैक्ट्री में भी जब आग लगी थी ना तो हम लोग ही आए थे बुझाने के लिए, और वो एरिया था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का, और आपने माशाल्लाह तारीफ की थी, काम बड़ा अच्छा हुआ था। मुर्तजा भाई, इस शहर के अंदर अगर कोई भी वाकया या सानिया होता है, उसमें जितनी भी नेग्लिजेंस होती है उसकी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, और जो नेग्लिजेंस करने वाले लोग हैं उनको सामने नहीं लाया जाता। अगर आज इसी सूरत में जिस तरीके से सवाल किया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, आपने कहा कि कहते हैं उस पर मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आदाद शुमार देखे जाए तो 22 मिनट लेट फायर ब्रिगेड हुई और 1 घंटा 53 मिनट बाद पहला जो वाटर टैंकर है वो मौके पर पहुंचा था। अच्छा, ये सवाल ये है कि अगर हम इनकी नेग्लिजेंसी को छोड़ दें और वो जिम्मेदारी आप उठा लें तो ये मामला दब क्यों जाता है, जिम्मेदारान को सामने क्यों नहीं लाया जाता? अच्छा देखिए, रिपोर्ट जो आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा किसका क्या किरदार है। मैं सिर्फ आपको गुजारिश करूं, चूंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। 10:26 पे कॉल गई, गालिबन 10:38 पे, 37 मिनट पे 11 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंच गए, और सीसीटीवी में नज़र आ रहा है, और सीसीटीवी में हर जगह की नहीं है, 2-4 जगह हैं, तो वो जो अवेलेबल फुटेज मिली है ना हमको, वो है। कराची जैसे शहर में रिस्पांस टाइम 11 मिनट हो गया, तो जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंची, ये उसका जवाब है। स्नॉर्कल हो नज़र आ रही है। अच्छा, ये जितनी भी फायर टेंडर आते हैं अपना पानी लेकर आते हैं, वो पानी इन्होंने इस्तेमाल किया। जो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने वाले थे उनने फ़ौरन अपने बॉसेस को, चीफ फायर ऑफिसर को कन्वे किया कि ख़तरनाक दर्जे की, तीसरी दर्जे की आग है, हमें बैकअप चाहिए। और वो जो चीफ फायर ऑफिसर है वो वायरलेस करता है, जिसके बाद डिफरेंट फायर स्टेशन से गाड़ियाँ निकलती हैं और आपको नज़र आ रही हैं वो चीज़ें, और आप दोस्तों ने उनको देखा। तो जब इस पर तनकीद ख़त्म हो गई तो नेक्स्ट तनकीद स्टार्ट हुई कि जी पानी, देखिए फायर बाउज़र में, टेंडर में कितना पानी होता है आपको पता है, उस फायर स्टेशन में उसका वाटर बाउज़र भी होता है, आपको इसकी भी तफसीलात मिल जाएंगी कि वो कितना पानी लेकर आए। फिर दूसरा सवाल है कि आपको बैकअप के तौर पे जो मज़ीद पानी चाहिए होता है, 11:03 या 4 पे हाइड्रेंट को मुतला किया गया कि जी पानी भेजो, और ये वही हाइड्रेंट है जिसके बारे में रोज़ हम कहते हैं चोर हैं वो लोग, राइट, बंद कर दो। 11 बज के, मेरे पास जो तफसीलात हैं, जो मुझे बताया गया है, नीपा हाइड्रेंट से 11:13 पे वाटर टैंकर निकलता है, और मुझे बताया गया है कि 11:37 या 11:40 पे वो वहाँ पहुँचता है। सीसीटीवी फुटेज जो अवेलेबल है उसमें नज़र आ रहा है कि 12 बजे है वो, क्योंकि सारी जगहों की सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है। 40 या 50 की स्पीड पे वो वाटर टैंकर चलता है, और नीपा से वो गुल प्लाजा आया। नीपा से गुल प्लाजा का आप तखमीना लगा लें कितने किलोमीटर है। तो इसलिए गुजारिश मेरी, ये नहीं है, यहाँ पर ये है कि वो दोनों टैंकर जो सबसे पहले वहाँ पर मौके पर पहुंचे वो नुमाइश पर मौजूद थे, जो कहते हैं वाटर बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी उसके अंदर मौजूद है। जी। अच्छा, इसमें सवाल मेरा एक और ये है कि जब आपने कहा कि फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड के पास मखसूस ड्रेस जो होता है इससे निपटने के लिए वो उनके पास मौजूद नहीं था। उसके अलावा उनके पास ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन मास्क मौजूद नहीं थे जिसके जरिए वो बेहतर काम कर सकते थे। क्या इस पर भी कोई सुनवाई अच्छा, होगी? मैंने
फायर वालों से पूछा, और मैं जब भी आग लगती है मैं जगह पे पहुंचता हूं, लोगों के अंदर एक हमारे यहाँ फुकदान है, हम अपनी सेफ्टी को बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैंने देखा, मैं चेस पे जब आग लगी थी, मैं फायर वालों को आग बुझाते हुए देख रहा था, विदाउट कहते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, वो कपड़ा जो पहनते कहते हैं हमें प्रॉब्लम होती है, वी आर कंफर्टेबल इन दिस। तो ये नहीं है कि वो चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, और ये मैंने उनसे चीफ फायर ऑफिसर से कंफर्म किया है। अगर लेट से इसकी कमी है, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करके देंगे। जो भी जहाँ मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो करके देंगे। लेकिन देखिए, आपकी अपनी बातों में आपने कह दिया कि वाटर बाउजर फला जगह से आ गया, तो इसका मतलब ये जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फायर वाले नहीं पहुँचे या पानी वाले नहीं पहुँचे, ये थोड़ा पता मतलब थोड़ा सा एहतराम के साथ, मैं चूँकि इदारे का सरबराह हूँ या शहर को लीड करता हूँ, मुझे लोगों की हौसला शिकनी नहीं करनी, बिकॉज इस तरह के वाक़यात शहर में होते हैं तो आखिर में वो फेस करने के लिए कोई सियासी कारकुन नहीं जाता, कोई सहाफ़ी नहीं जाता, वो जाते यही बहादुर लोग हैं। तो अगर हम इनके हौसलों को पस्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका नुकसान होगा। तो मुझे एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक बेटा मैं कर लूँ फिर आपसे, आपका तो हो गया ना। गुड क्वेश्चन। उस रिपोर्ट के अंदर इस तरह के मुहरकात का भी जिक्र है। बिजली 2 बार बंद हुई है। पहले फ्लोर पे जो चौकीदार था ना, उसने पहले मैनुअली जो उनका मेन स्विच होता है उसको बंद किया, इसका स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद के इलेक्ट्रिक की गाड़ी पहुंची और फिर मेन सप्लाई को बंद किया। अब इसमें देखिए, दो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर बिजली बंद नहीं करते तो शॉर्ट सर्किट का खतरा था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको बिजली को बंद नहीं करना चाहिए था, कि रोशन रहता, लोग निकल पाते। जो फायर एग्जिट है ना, उसका जो अप्रूव नक्शे में साइज है और जो एक्चुअल साइज था उसमें फ़र्क है। तो फायर एग्जिट जो है ना, जो फायर एग्जिट से मुराद है सीढ़ियाँ, जो मैं रिपोर्ट में मैंने देखा कि गालिबन जो नक्शा अप्रूव हुआ था, उस नक्शे के अंदर जो साइज़ था उस साइज़ से कम है एक्चुअली। यानी कि कुछ सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ थी फर्स्ट फ्लोर से, सबसे ज़्यादा हम बात फर्स्ट फ्लोर पे हुई हैं, तो 4 उसकी सीढ़ियाँ थी। वो गालिबन एक सीढ़ी तो शायद 4 फीट की थी शायद। तो वो रिपोर्ट में आपको सारा पता चल जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को भी कंसिडर किया जा रहा है। उस रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग लिखी गई है। पास्टर साहब से, एक मिनट, पास्टर साहब से उसके अंदर स्टेटमेंट लिया गया है, वो स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड पर है। और इसको जो फर्दर इंक्वायरी होगी उसमें जिसकी मदद चाहिए होगी वो भी यूज़ की जाएगी, और जो पुलिस की एफआईआर है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो तमाम एंगल्स को मद्देनज़र रखा जाएगा, और इंशाल्लाह जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ नेग्लिजेंस हो या कुछ भी हो, लापरवाही हो, गलत फैसले हो, उन तमाम चीज़ों से हम सबक हासिल कर सकें ताकि मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो। मुर्तज़ा भाई, कल से जो सूरत हाल है, आप बता रहे हैं कि शदीद अहमद साहब अभी रिपोर्ट जो है उससे मीडिया को आगाह करेंगे, लेकिन कल कुछ चैनल्स में ये चली कि आपको जो है मेयरशिप से हटाया जा रहा है, तो ये फैसला कहाँ से आया? ये सारा ये उसी टीवी चैनल से आया जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, ये वही, मैं फिर नाम लूँ टीवी चैनल का? हाँ, ले लूँ? हाँ, ARY, राइट। ये मेरा मजाक उड़ाएंगे इस पे, मुझे पता है, लेकिन देखिए बात ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं चल सकती। आमिर भाई कहते थे ना, क्या ऐसा नहीं चलेगा? हाँ जी, ये बताते हैं कि फायर ब्रिगेड जितने बजे पहुंची या फायर टेंडर्स और सर, एक सिचुएशन वहाँ पे जो रिपोर्ट बहुत फसल जाहिर सी बात है, गैर मुतल्लिक़ अफराद भी होते हैं, तो उसमें जो चीज़ों का इंटरलिंक होता है वो नहीं हो सका। खासतौर पर टैंकर से पानी मिलना फायर टेंडर्स को रास्ते नहीं मिले सही जगह पहुँचने। ये जो सिचुएशन है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म सर तैयार किया जा रहा है? इसके अंदर भी रिपोर्ट में क्राउड कंट्रोल,
मैं देखें मैकेनिज़्म जो क्राउड कंट्रोल है उसका एक फुकदान है, और ये इस रिपोर्ट के अंदर इस बात को लिखा गया है कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो तो पहली चीज़ ये जगह को कॉर्डन ऑफ कैसे करना है और मेक श्योर करना है कि जो कॉर्डन हो उसको कोई ना तोड़े, जो मुताल्लिका लोग हों वही वहाँ पर हों। तो उसके ऊपर भी एक सिफारिश रिकमेंडेशन आई है जहाँ फुरकान की कुर्बानी काबिश है। इंशाअल्लाह रिपोर्ट में भी उसको सराहा गया है, उसकी कुर्बानी को फायर फाइटर्स की, और फेडरल गवर्नमेंट से रुजू करना हो तो वो भी करेंगे, और हमारा अपना जो कराची का तमगा कराची है वो भी हम फुरकान को देंगे। एक मैं साथियों को सवाल कर लूँ बेटा प्लीज़। ये जो आपको मुबारक हो कि अच्छा भारत बनाया है, लेकिन क्या इस तरह के अच्छे भारत पूरे कराची में बनेंगे? एक तो ये, दूसरा ये कि आपने एक सियासी पार्टी के अगवान का नाम लिया कि उसका घर यहाँ करीब है, तो वो पार्टी मुख्तलिफ वक्तन पे हुकूमत में रही है, कभी सूबाई कभी वफाक, क्या उसने ये काम भी नहीं किया जो अपने घर के करीब जो पार्क भी नहीं बनाया वो भी आपने बनाया? अब इसका मैं जवाब क्या दूँ, हकीकत आपने खुद बयान कर दी कि पार्क हमने बना दिया, और हमारा फ़र्ज़ है लोगों की ये खिदमत करना। काश ये मौका में पहले मिला होता तो हम पहले कर चुके होते। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए, करके दिखाया, और इस तरह के पार्क इंशाअल्लाह कराची भर में हम बना के आपको दिखाएंगे। ये किसका था यार, ये बच्चा था, इसको बुला लो। बच्चा इधर आओ।